नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 में जो यूनिट 2 है ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये वाला टॉपिक रहेगा। इसको देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा होगा, पिछले अध्याय में इस पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी गोलाकार नहीं है। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण दोनों ध्रुवों पर कैसी होती है, चपटी होती है। ये जो हमारी पृथ्वी होती है ना, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको अपन साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी चपटी होती है, गोलाकार नहीं होती है। तो मध्य में थोड़ी सी क्या होती है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पर कैसी थोड़ी सी उभरी हुई है। तो कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती होगी। ठीक है, ये तो आगे देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ये ग्लोब की छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप होता है, जो कि एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक लघु रूप है जो कि वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बड़े ग्लोब हो सकते हैं, जैसे म्यूजियम वगैरह में रखे थे, बहुत बड़े बड़े ग्लोब रखे रहते हैं, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लाए जा सकते। उनको म्यूजियम में रख दिया भाई एक बार से, जो लोगों को देखने के लिए होता है वो, तो है ना। और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, उनको भाई पॉकेट में रख लो। गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिसमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकते हैं। जैसे जो बड़े ग्लोब होते हैं जिनको म्यूजियम वगैरह में रखा जाता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है। लेकिन पॉकेट वाले जो हो गए, गुब्बारे वाले हो गए, ये ग्लोब इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। ये ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ये वाले बड़े ग्लोब स्थिर होते हैं। इसी प्रकार से घुमाया जा सकता है, जैसे कुम्हार का जो पहिया होता है, लट्टू होता है, इस प्रकार से इसको ऐसे घुमाया जाता है। ग्लोब पर देश हो गए, महाद्वीप हो गए, महासागर, उनके जो सही आकार में उनको दिखाया जाता है, जैसे कि गोलाकार आकार में इसको दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। किसी पॉइंट है, कोई बिंदु है, उसका वर्णन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं, रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, संदर्भ की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो ग्लोब में झुकी, जो यहाँ पर ग्लोब देख रहे हैं कैसा झुका हुआ आकार में, जैसे हमारी पृथ्वी वास्तविक रूप से कैसी है, ये झुके हुए आकार में है। यहाँ से अपन सीधी रेखा में यदि लाइन डालते हैं तो ये अपना क्या हो जाता है, लाइन होती है, अक्ष हो जाता है, ये अपना तल होता है। यदि यहाँ से इसको एंगल को नापा जाता है, ये वाले एंगल को, तो ये 66.5 डिग्री का होता है, और है ना, तल से। और ये अक्ष से नापा जाता है तो कितना हो जाता है, 22.5 डिग्री का हो जाता है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ग्लोब है झुकी हुई अवस्था में हैगा, तो झुकी अवस्था में इसको क्या कहते हैं, अपन अक्ष कहते हैं। तो ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर के जो सुई गुजरती है, उसे उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऐसे जो ग्लोब हैगा, यहाँ से जो सुई गुजर रही है, ग्लोब है, यहाँ से जो सुई, ये जो सुई निकली हुई है इसमें, इस ग्लोब में, ये क्या कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाती है। नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, दोनों ध्रुवों को दर्शाती है। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर में घुमाया जाता है। तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये तो अपन कल्पना के तौर पर देख रहे हैं। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो कि काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त देखो, एक तो कौन सी हो गई, इस बीच में से जो काट रही है, और एक जो अन्य रेखा अपन इसको विषुवत वृत्त कैसे, यहाँ से ऐसे इसको जो घुमा रहे हैं, तो सबसे बीच में जो पृथ्वी की जो काट रही है, अपन एक कल्पना कर रहे हैं, तो उस वाली रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। और ये चारों तरफ रहता है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, नॉर्थ वाला पोर्शन, तो उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इस विषुवत वृत्त के नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको अपन साउथ पोल कह देते हैं, है ना, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे आधे भाग में बटे होते हैं। ऐसे इसका ऊपर वाला पोर्शन 50%, इसका नीचे वाला 50%। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या है, काल्पनिक वृत्त बना रही है। ठीक है, लेकिन जो एक बीच में से अपन जो रेखा घुसा रहे थे, लाइन को दर्शा, काल्पनिक रेखा जो उसको उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दर्शा रही थी, वो एक
सीधी रेखा ही थी, केवल एक अक्ष को प्रदर्शित कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक विषुवत वृत्त को जो एक कल्पना के तौर पर एक वृत्त बना रहे हैं, वो एक वृत्त है जो कि पूरी पृथ्वी को दो पोर्शन में बांट देते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन, जिसको अपन उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दर्शा रहे हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। हालांकि अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो विषुवत वृत्त वगैरह होती हैं स्थिति को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आगे अपन देखेंगे कि इनको अपन अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं और अक्षांशों को अंश में नापा जाता है। जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, ध्रुवों तक जा रहे हैं अपन, ठीक है, तो उनको अक्षांश रेखा कह रहे होते हैं। तो ये अकेले ही किसी जगह को दर्शाने के लिए जरूर मतलब क्लियर नहीं होते हैं। इसके लिए अपन को आगे अपन देखेंगे देशांतर रेखाएं भी ऐसे मिलेंगी अपन को। तो जब देशांतर और अक्षांश दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपन सटीक बिंदु बोल सकते हैं। यहाँ के एक पॉइंट है ये। तो विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अंशांश, जो विषुवत वृत्त है इसको अपन 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। 0 ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 90 डिग्री उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ जाते हैं 90 डिग्री अपन दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुँच जाते हैं। और जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त बोल रहे हैं, कोई विषुवत रेखा बोलते हैं इसको क्या बोलें, 0 डिग्री कंसिडर करते हैं। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का कैसी होती है, 1/4 होती है। इसको अपन 4 पोर्शन बांट देंगे तो एक पोर्शन ये बन जाता है, एक इधर का बन जाएगा, एक इधर का बन जाएगा, इधर का बन जाएगा। तो क्या बोला है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी वृत्त के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होती है। इसका माप तो 360 होता है, 4 से डिवाइड कर 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार 90 डिग्री है ना, 90 अंश है, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है। और ऐसे 90 डिग्री है दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। जैसे इस साइड का पोर्शन दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कह रहे हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं अपन। और विषुवत वृत्त की जो दक्षिण में जो ऐसे ही अपनी ये जो पृथ्वी, इस डायग्राम पे देख लेते हैं, ये जो पृथ्वी होगी अपनी, ठीक है, ऊपर की जो रेखा है उसको विषुवत वृत्त की उत्तरी अक्षांश बोलते हैं और नीचे की हैं इनको अपन विषुवत वृत्त की जो दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी तो उसको अपन दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखाना भी जरूरी होता है। ऐसे 66.5 डिग्री लिख दिया है, उत्तर दक्षिण नहीं कुछ लिखा है तो इसका मतलब तो कुछ पता नहीं चल रहा कि उत्तर वाला पोर्शन है कि दक्षिण वाला पोर्शन है, तो उसके साथ में उत्तर या दक्षिण लिखना जरूरी होता है। तभी अपन को पता लगता है कि 66.5 डिग्री है, ये उत्तरी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है कि दक्षिणी अक्षांश के बारे में बात कर रहा है। ऐसे उदाहरण के लिए एक इन्होंने लिया है कि महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर नाम की जगह है और ब्राज़ील में एक बेलो हेरिजोंटे नाम की जगह है। दोनों ही की स्थिति कैसी है, उत्तरी 20 डिग्री पेगी, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में आएगा, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पे आएगा, मतलब दक्षिणी अक्षांश में आएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और बेलो हॉरिजॉन्ट क्या होगा, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आएगा। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। क्योंकि सीधा जैसे जो अपना सर्कल होता है, सर्कल में सबसे जो बड़ा क्या होता है, जो व्यास होता है ना, फिर जीवा होती जाती है छोटी, जीवा तो छोटी होती जाएंगी, ठीक है। और तो ऐसे यहाँ से अपन जाते जाएंगे कहाँ से, विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ, तो पृथ्वी अपनी छोटी सक्रिय होती जाएगी। तो जो विषुवत जो अक्षांश रेखा होती हैं, जो उनका वृत्त होता है, जो आकार बनाता है वो छोटा आकार उनका घटता जाता है। और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के या उत्तरी ध्रुव पर जाके एक पॉइंट के रूप में हो जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कुछ लाइन दी गई हैं, इनको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या जो लाइनें हैंगी। जैसे कि विषुवत वृत्त तो अपन पहचान में आ गए हैं अच्छे से कि 0 डिग्री जो लाइन है उसको अपन विषुवत वृत्त कहते हैं, और जो 90 डिग्री है बिल्कुल एग्जैक्टली उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो 90 डिग्री दक्षिण में आएगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये तो 3 एंगल तो अपन ने याद है, 3 जो अक्षांश रेखा याद हो गई। देखो सबसे पहले 0 डिग्री इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तर में
उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिण में उसको क्या बोलते हैं अपन, दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में दो चार इंपॉर्टेंट लाइन हो रहे हैं। देखो उत्तरी गोलार्ध में अपन जाते हैं तो 23.5 डिग्री पे क्या मिलता है, उत्तरी गोलार्ध कौन सा, ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये वाला उत्तर में होगा, नॉर्थ में होगा, ये साउथ में होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे अपन जाते हैं 23.5 डिग्री, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और सेम इसके अपोजिट में जाते हैं जब अपन, तो इसको 23.5 डिग्री दक्षिण में बोलेंगे तो इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम विषुवत व्रत की जब हम 66.5 डिग्री उत्तर में पहुंच जाते हैं, तो उत्तर में पहुंचने में इसमें क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव व्रत बोलते हैं। सेम उसी उसकी जैसे 66.5 डिग्री ऊपर पहुंच जाते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको उत्तर ध्रुव व्रत कह रहे हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं। देखो दोबारा से देख लें इसके बारे में। जो विषुवत व्रत 0 डिग्री को बोलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में बोल देंगे, और इसी को 23.5 डिग्री दक्षिण में हो इसको मकर रेखा बोल देंगे। ठीक है, और 66.5 डिग्री उत्तर में हो इसको उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। और नीचे की तरफ दक्षिण में जाएंगे इसको 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसको दक्षिण ध्रुव व्रत कहेंगे। 90 डिग्री एग्जैक्टली उत्तर की तरफ बोलेंगे उत्तर ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण में बोलेंगे इसको दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं इसको। अब आते हैं कि पृथ्वी के ताप कटबंध के बारे में आते हैं। देखो एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कैसे कोई अपनी दीवार लेगी, ठीक है, या कोई स्लेट वगैरह ले लो, उस पर अपन सीधी टॉर्च मारेंगे सीधी डायरेक्ट इसमें 90 डिग्री में, तो उसको बहुत कम एरिया को कवर करेगी। जब उसको अपन ऐसे तिरछा कर देते हैं तो क्या ये कितने सारे एरिया को कवर करेंगे, हालांकि इंटेंसिटी इसकी कम होगी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ऐसे उजाला आएगा, मतलब बहुत चकाचौंध वाला आएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फीका फीका उजाला भी हो जाएगा, लेकिन एरिया को ज़्यादा कवर करेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे, इसको तिरछी वाला पकड़ रहे हैं, इसको सीधा 90 डिग्री पर डाल रहे हैं अपन, कम क्षेत्र में फैलेगी, ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगी। तो पृथ्वी के ताप कटबंध के बारे में देखते हैं। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यहाँ पे अभी अपन ने देखा है, जो ये वाला पोर्शन कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इनके बीच ये जो पोर्शन दिख रहा है ब्लू ब्लू टाइप का, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या बोला है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में जो अक्षांश हैं, जितने सारे अक्षांश होते हैं उनमें सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता ही होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे, भाई सूर्य हमेशा उसके ऊपर खड़ा रहेगा तो क्या होगा, गर्मी लगेगी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा प्राप्त होती है क्या होता है, गर्मी का क्षेत्र होगा, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा मध्य मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा मकर यानी 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की रेंज को हटा दिया जाता है। अब क्या है कि सूर्य की रोशनी कैसे पड़ेगी, अब तिरछी पड़ेगी इस आकार में। तो किसी भी एंगल, किसी भी मतलब कभी भी किसी भी समय जो सूर्य की रोशनी सिर के ठीक ऊपर नहीं पड़ती है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव, यहाँ पर अपने देखा था जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी, एक और मिटा देते हैं इसको, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध ये वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के जो ये वाला पोर्शन हो गया, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो पोर्शन है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर एवं 66.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण एवं 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहते हैं अपन, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो दोपहर का सूर्य होता है सिर के ऊपर नहीं होता है कभी भी, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। यानी यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे 6 महीने तक सूर्य होता है, तो यानी रोशनी पड़ती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रात पड़ेगी और यहाँ पर रात होती है जब यहाँ दिन होता है। तो यहाँ पर जब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होगी, जब रात होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी, इसलिए इसको क्या शीत कटिबंध बोलते हैं। यानी 3 क्षेत्र हो जाते हैं, जो कर्क रेखा मकर रेखा बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। और कर्क रेखा और जो उत्तरी जो व्रत होता है उसके बीच के जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं अपन, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। जो बिल्कुल 90 डिग्री वाला पोर्शन होता है 66.5 से और 90 डिग्री बीच में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के बीच, उसको शीत कटिबंध कहते हैं। दूसरा आता है देशांतर क्या है। देखो, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, अभी मैंने बोला कि भाई किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अकेला अक्षांश ही पर्याप्त नहीं होते हैं, इसके लिए अपन को देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी देशांतर कौन सी होती है, खड़ी रेखाएं होती हैं ये, है ना, और अक्षांश कहती होती है इस टाइप से चारों तरफ से ये होता है, जिसमें व्रत बने होते हैं। इसको देखते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की स्थिति में जो टोंगा द्वीप एवं दक्षिण हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण में स्थित हैं, लेकिन उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना पड़ता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, क्या है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। तो उनकी बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में नापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में अपन विभाजन कर देते हैं। ये क्या होते हैं, एक अर्धवृत्त होते हैं और उनकी बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घटती जाती है, और जो बिल्कुल ध्रुव पर पहुंच जाती है क्या, शून्य हो जाती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर यहाँ से ऐसे जाएंगे अपन, इनकी बीच की जो ऐसे इन दोनों के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम दूरी है इनकी, लेकिन यहाँ तक जाते जाते क्या होती है, जीरो हो जाती है। ये वैसे कितनी होती है, 111 किलोमीटर की होती है, और जहाँ पर जाके ध्रुवों पर जाकर के जीरो हो जाती है, तो जीरो हो जाती है, तो जहाँ सभी देशांतरी आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई हमेशा समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करते हैं, इनको करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जो ग्रीनविच हैगा, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित हैगी, इससे गुजरने वाले यामोत्तर है ना, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती यहाँ से शुरू हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं, अपना प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर है, वो कहाँ से गुजरती है, वो कहाँ से, लंदन से गुजरती है ना, यहाँ पर अपन क्या है, राज की वेधशाला हैगी ब्रिटिश में। और ये जो 0 डिग्री है, इसका ये व्रत बनाएगी, तो उससे पीछे साइड में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री और 180 की गणना अपन एक ही करते हैं, ठीक है, दोनों ये मिल जाती हैं एक टाइप से ना, तो समान भागों। लेकिन क्या होता है कि इधर वाले पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, और इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं अपन, वेस्ट कहते हैं, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री, प्रमुख यामोत्तर मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए प का इस्तेमाल करते हैं। यह जानना रोचक होगा, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम है वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखो, यहाँ से पूर्व की तरफ 180 डिग्री जाएंगे, इधर से जब जाएंगे 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो 180 डिग्री पीछे 0 डिग्री पीछे मिलेगा ना, एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर समान अक्षांश रेखा आएंगी, ग्लोब पर समान अक्षांश रेखा आएंगी, ऐसे अपन देखा था ये सब, ठीक है। और देशांतर यामोत्तर के द्वारा क्या होती है, ग्रिड टाइप की आकृति बन जाती है। अपन देखते हैं ना, इस टाइप से जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो जब देशांतर रेखा खड़ी वाली है और जो तिरछी जो इसमें क्षैतिज जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं अपन, अक्षांश, तो ग्रिड का आकार बना रही होती हैं। तो अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही स्थिति की जानकारी लेना है तो ग्लोब पर आपको इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। किनके माध्यम से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि असम में
धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और 26 डिग्री अपन को पता लगा है कि यहाँ से ऐसे निकल रहा है 26 डिग्री वाली लाइन कौन सी, ये हैगी 26 डिग्री, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर आएगा। तो ये वाला कहीं न कहीं दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक एग्जैक्ट लोकेशन को बताते हैं किसी भी जगह की। अब उस बिंदु को देखें जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की जानकारी देगा, सीधी सी हैगी। अब आते हैं इसको समझने के लिए कागज़ पर एक समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर ये प्रटेल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नक्शा दिखाया गया है। अब आगे इसके बारे में देखते हैं कि देशांतर और समय के बारे में इसके बाद देख लेते हैं। अभी अपन ने देखा था कि जो अक्षांश है तो वो टेम्परेचर के बारे में बताता है कि शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा होता है, उष्ण कौन सा होता है, शीत क्या, एक तापमान के बारे में बता रहा है ना भाई। कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, ठीक है, उसको उष्ण बोलते हैं। एक ऐसा जगह है जहाँ पर ना तो ठंडी ना गर्म, मतलब बीच वाला, जहाँ ठंडी भी पड़ रही गर्म भी, उसको शीतोष्ण बोलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र रहेगा, है ना, जहाँ ध्रुवों पर बिल्कुल वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ पड़ी रहती है, उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा है तापमान के बारे में बताती हैं। जो देशांतर होती हैं वो समय के बारे में निर्धारण करती हैं। तो समय के मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति होती है। वैसे तो पहले के ज़माने में अपन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, इन्हों से ही जानकारी लेते थे कि सूर्योदय कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है प्रतिदिन, है ना, इससे ही पता लग जाता था। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरी विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन यही होते हैं। लेकिन क्या है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया सकता है, जो दोपहर के समय में सबसे छोटी होती है, और सूर्य उदय हो रहा हो या सूर्यास्त हो रहा है उस टाइम पे जो छाया कैसी रहती है, सबसे लंबी होती है। देखो अभी इसमें छोटा सा के बारे में क्या बताया है कि समय को नापना होता है, मापना है, तो क्या पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से भी नाप सकते हैं। सूर्य उदय कब हो रहा है, सूर्य अस्त कब हो रहा है, रोजाना अपन देखते हैं ये साइकिल को रोजाना चलता रहता है, तो उससे आसानी से पता लगा सकते हैं। और सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती है उससे और एग्जैक्ट पता लग जाता है भाई कि जो दोपहर का समय हो रहा है, यानी सबसे छोटी छाया बनती है, उस समय को दोपहर कह देते हैं। जब सूर्य उदय हो रहा है चाहे अस्त हो रहा है, उस टाइम पर जो छाया होती है, परछाई बनती है, वो लंबी बनती है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। क्या बोलता है कि जब ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी जब दोपहर के टाइम हो रहा होता है वहाँ पे, तो इसको दोपहर बोल देंगे। यानी जो ग्रीनविच है ना, वहाँ पे 12 डिग्री बन रहा, 12 बजे दोपहर का है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे 90 डिग्री पे सूर्य हो गया। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, कैसे, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही होती है पृथ्वी, है ना। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच की पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होता है, पीछे हो जाता है। जैसे कि जो इंग्लैंड है, जो लंदन है, जहाँ से 0 डिग्री निकली हुई है, उसके भारत कौन से में आएगा, पूर्व में आएगा। तो इसलिए अपन 82.5 डिग्री ईस्ट बोलते हैं अपन, यानी 5.5 घंटा है, 5.5 घंटा अपना भारत का समय यहाँ से जो लंदन है उससे आगे रहता है। यदि अपन अमेरिका की तरफ जाते हैं तो इनका समय क्या रहता है, यहाँ से पीछे रहेगा, है ना, क्योंकि जो वेस्ट वाले पोर्शन में चले जाते हैं उनका समय पीछे रहता है, और जो पूर्व की तरफ आते हैं उनका समय आगे रहता है। तो समय के अंतर की दर की गणना ये विधि होती है, उससे कर सकते हैं। जैसे कि आसान सा होता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर लगा रही है, ऐसे घड़ी है तो कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो जैसे में 24 का भाग देते हैं अपन, तो 1 घंटे में कितनी घूम जाती है भाई, 15 डिग्री घूम जाएगी है, ठीक है। अब इसको घंटे को मिनट में बदल देंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो जब 1 घंटे में 15 मिनट घूम रही होती है तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर में जब 12 बज रहे होते हैं, है ना, तब दोपहर में 12 बज रहे होते हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट है, यानी 15 डिग्री ईस्ट मतलब 1 घंटा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 1 मिनट 60 मिनट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 60 मिनट तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा। और यदि पीछे की साइड में चले जाते हैं तो वहाँ पे मतलब 1 बजे का दोपहर का बज रहा होगा, ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, तो पूर्व की तरफ में क्या बज रहा होगा, 1 घंटा बज रहा होगा, है ना। और यदि यहाँ पे कितना होगा, 15 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना, 2 घंटा आगे होगा। तो इसी टाइप से पश्चिम की तरफ में वापस चले जाओ, 11 बज रहे होंगे 1 घंटा के पीछे में, और 180 डिग्री पे चले जाएंगे तो भाई रात्रि हो रही होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है ना, तो दोपहर में
उस समय घड़ी में कितने 12 बज रहे होते हैं। तो घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का क्या होता है, स्थानीय समय होता है। तो अपन देख सकते हैं कि देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात की द्वारका और असम की डिब्रूगढ़ की स्थानीय समय में कितना 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए आवश्यक होगा देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली, मध्य भाग यानी देश का ये हो जाएगा, यहाँ से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाना चाहिए। तो इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में कितना 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, 82.5 डिग्री पूरब की जो रेखा निकली हुई है यामोत्तर, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में होना है। लंदन में कब होना है, 2 बजे, ठीक है। भारत का समय कितना है, 5.5 घंटा आ गएगा। तो 5.5 घंटा में 2 जोड़ दो, तो यानी भारत में वो कब शुरू होगा, 7:30 बजे शुरू होगा, है ना। तो देर रात्रि में समाप्त होगा। यहाँ से कैलकुलेशन होता है, जैसे 82.5 डिग्री है। अभी अपन देख रहे थे 15 घंटे का मतलब क्या होता है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा हो रहा है आगे। तो 15 5 75 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 घंटे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो और 7.5 में कितना हो जाएगा, 75 प्लस 7.5 82 यानी 5.5 घंटा हम इंग्लैंड का जो टाइम पीरियड है ग्रीनविच उससे आगे आएंगे। जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो भारत में कितने 7:30 बज रहे होते हैं, है ना। देर रात में समाप्त होगा, सीधे सी आगे। तो भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी इसलिए जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक जो मानक समय हो तो अपनाए जाते हैं। जैसे रूस के बारे में देखा जाए तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाता है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इसी टाइप से आगे का इसको भी देखते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं। अभी नेक्स्ट में इसको देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।